जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित पहली क्लास है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हम डेली एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, उस पर एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे, उसको समझेंगे और फिर उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस, चाहे वो मेंस के हों, प्री के हों, वो किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, उस पर भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो भारतीय राज्य व्यवस्था, हम भारतीय संविधान की एक आधारभूत समझ विकसित करने जा रहे हैं। तो भारतीय संविधान के तीन प्रमुख जो पिलर कह सकते हैं आप, वो है राज्य, सरकार और व्यक्ति। राज्य, राज्य क्या होगा? राज्य की परिभाषा क्या है? तो राज्य, राज्य एक निश्चित भूभाग है, ठीक है। एक निश्चित जनसंख्या होती है, भूभाग होना चाहिए, निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए और वहाँ पर एक सरकार होनी चाहिए, ठीक है। और एक प्रमुख विशेषता क्या है? वो है संप्रभु। राज्य जो है संप्रभु होना चाहिए। संप्रभुता का मतलब मैं आपको यहाँ बताते हुए चलता हूँ। ऐसा राज्य जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, मतलब वो किसी के दबाव में या किसी के प्रभाव में निर्णय न ले, तो वो राज्य संप्रभु राज्य कहलाता है। जैसा कि भारत है, आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले भारत एक संप्रभु राज्य नहीं था, जैसा कि आप सबको पता है। नेक्स्ट पिलर क्या है इसका? नेक्स्ट दूसरा जो स्तंभ है वो है सरकार, ठीक है। सरकार, सरकार में तीन पिलर: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक। कार्यपालिका और विधायिका, इनमें बहुत सारे कॉमन चीज़ें होती हैं। बहुत कुछ कुछ चीज़ें जो विधायिका में होते हैं वही कार्यपालिका में भी होते हैं। तो विधायिका में क्या है कि विधायिका किससे बनती है, क्या चीज़ होता है उसमें? विधायिका केंद्र और राज्य दो टाइप की होती है, राज्यों में अलग और केंद्रों में अलग। जैसा कि आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भारत में संघीय व्यवस्था ऐसी है जिसमें कि केंद्र में अलग विधायिका है और राज्यों की अलग विधायिका है, ठीक है। तो केंद्र को हम संसद कहते हैं, संसद के नाम से जानते हैं, पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में क्या दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन जिसे राज्यसभा कहते हैं, एक लोकसभा जो निम्न सदन जिसको बोलते हैं, ठीक है। राज्यों में भी वही है, थोड़ा सा नाम अलग हो जाता है। विधानमंडल पूरे उसको बोलते हैं, जैसे वहाँ संसद बोलते हैं, यहाँ पे विधानमंडल बोलते हैं। तो विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद में भी, विधान परिषद हर जगह नहीं है, प्रत्येक राज्य में नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि 28 राज्य प्लस 8 यूटीज़, ठीक है। ये 28 स्टेट हो गए और ये 8 यूटीज़ हो गए, टोटल 36। तो इन सभी में विधान परिषद नहीं है। केवल छः, केवल छः राज्य हैं ऐसे जिनमें कि विधान परिषद है, बाकियों में नहीं है। 7 थे जब से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है, जम्मू कश्मीर राज्य का, तब से वहाँ की विधान परिषद समाप्त हो गई है। तो वहाँ जब बनेगी, जब होगा तब देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गई विधायिका। विधायिका के बारे में हमने जान लिया।
इन सब के बारे में जानकारी, आगे विस्तृत जानकारी आगे के चैप्टर्स में आपको आगे के पाठ में मिलेगी जानकारी। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, वो बहुत डिटेल में बताऊंगा मैं कि संसद में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, ये सब आगे चर्चा होगी। आगे के जो चैप्टर्स आएंगे उसमें जो है आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कार्यपालिका पर आते हैं। कार्यपालिका में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी में क्या होता है, पहले अस्थायी देख लेते हैं। अस्थायी अस्थायी में राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, ये तीन आते हैं अस्थायी में। ठीक है, स्थायी में क्या होता है, स्थायी कार्यपालिका वे होते हैं जो अधिकारीगण होते हैं, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, आईएएस हो गए, पीसीएस हो गए, या अन्य जो एडमिनिस्ट्रेटिव या जितने भी अधिकारी वर्ग होते हैं, वो सभी स्थायी कार्यपालिका। उनका क्या है, वो परमानेंट नेचर के होते हैं, तो उसके लिए स्थायी कार्यपालिका शब्द का इस्तेमाल करते हैं। न्यायपालिका, तीसरा जो सरकार का स्तंभ है सरकार में, वो न्यायपालिका है। न्यायपालिका के लिए जो है अलग से चैप्टर्स है पूरा, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो सब आगे पढ़ाया जाएगा, वो सब बताएंगे आपको आगे। ठीक है, तो ये एक और ये सबसे बड़ी बात, ये जो संविधान है, इन सब चीज़ों पे, ये जो तीन पिलर्स बताए हमने कि राज्य हो गया, सरकार हो गई और व्यक्ति, तो ये सब चीज़ें जो है व्यक्ति को ही ध्यान में रख के ही, व्यक्ति के लिए ही ये सारी कार्रवाई, ये सारा जो मुद्दा है, ये सब व्यक्ति के लिए ही बनाया जा रहा है, व्यक्ति के लिए ही किया जा रहा है। जब व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो फिर राज्य, सरकार, विधायिका, कार्यपालिका, इसका क्या मतलब। तो व्यक्ति को ध्यान में रख करके सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में अभी हम देखेंगे कि भारतीय संविधान जो है उसकी एक जो पृष्ठभूमि हो, उसका एक हम सिंहावलोकन करेंगे, उसको हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है ये। ठीक है, तो देखिए, भारतीय गणतंत्र का जो संविधान है वो राजनीतिक क्रांति का परिणाम नहीं है कि कुछ राजनीतिक क्रांति हुई और संविधान बन गया, जैसे आपने अमेरिका में देखा होगा या फ्रांस में देखा होगा, या अन्य जैसे यूके, लंदन, इसमें हो गया, ब्रिटिश इसमें एम्पायर हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ राजनीतिक क्रांतियाँ हुई, वहाँ पे परिणाम हुआ, वहाँ पे क्रांतियाँ हुई और वहाँ पे फिर संविधान बना और ये सब हुआ। ठीक है, लेकिन भारत में क्या हुआ, भारत में ऐसा नहीं है। ये जो ये जनता के मान्य प्रतिनिधियों के निकाय में अनुसंधान और विचार विमर्श के परिणाम के स्वरूप जन्मा है। ऐसा नहीं कि एकदम से बना दिया, ठीक है, कि हुआ बस बना दिया, ऐसा नहीं है। इस निकाय ने, इसके लिए बाकायदा एक संविधान सभा का गठन हुआ, उसमें प्रतिनिधित्व गए, प्रतिनिधित्वों को का चुनाव हुआ और उन्होंने बाकायदा इस पर चर्चा किया और वो चर्चा भी अच्छी खासी दिन चली। जैसा कि ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतने दिनों में जाकर ये अपना जो संविधान है ये जाकर तैयार हुआ है। ठीक है, तो उसी के उसमें ये सारी चीज़ें, ये सब बताया जा रहा है कि कैसे क्या है, क्या हुआ है। ठीक है, इस निकाय में प्रशासन में विद्यमान पद्धति में सुधार लाने का प्रयास किया। ठीक, अतः संविधान को सही रूप में समझने के लिए संवैधानिक विकास पर दृष्टिपात करना अनिवार्य हो जाता है। किस तरीके से संविधान बनना शुरू हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्या क्या चीज़ें हुई, कहाँ कहाँ से इनपुट्स लिए गए, ये सब चीज़ों की जानकारी करने के लिए ही ये पढ़ा जाता है और हम पढ़ा रहे हैं यही चीज़ की जानकारी देने के लिए। 1949 का संविधान पिछली 2 शताब्दियों के संवैधानिक दस्तावेजों से केवल एक बात में भिन्नता रखता है, वह यह है
कि दस्तावेज में साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा व्यवस्था थी। इसके पहले, ठीक है, अभी इसके पहले जो भी जितने भी ब्रिटिश भारत में जो भी चार्टर आए या जो भी एक्ट आए, उन सब में क्या था, उन सब में वहाँ संप्रभुता नहीं थी और वहाँ पे विदेशी यानी कि ब्रिटिशर्स का जो उनका संविधान था या वहाँ से उनकी विधायिका से जो पारित किए हुए एक्ट थे, नियम थे, अधिनियम थे, वो यहाँ पे लागू किए जा रहे थे। लेकिन 1949 में जब अपना संविधान अपना जब बना है, 26 नवंबर 1949 की जो तारीख है, ऐतिहासिक तारीख 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। तो उस दिन से लेकर के उसके बाद जो संविधान बना है, वो संविधान और उसके पहले वाले जो संविधान थे उनमें बहुत अंतर है, ठीक। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1949 का संविधान पिछली 2 शताब्दियों की संवैधानिक दस्तावेजों से केवल एक बात में भिन्नता रखता है कि यह अन्य दस्तावेजों में साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा व्यवस्था थी, किंतु गणतंत्र का संविधान 1949 में निर्मित भारत के लोगों ने प्रभुता संपन्न संविधान सभा में समन्वित प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाया है, ठीक है। कहने का मतलब है कि पहले जो भी जहाँ से भी इनपुट्स लिए गए, जहाँ से भी जैसे भी नियम, चार्टर्स या अभिलेख जो भी बनाए गए एक्ट, उनमें वो प्रभुता संपन्न वो संविधान नहीं थे, वो उसमें ब्रिटिश का रोल था, उनकी विधायिका का रोल था, वो उन्होंने अपने यहाँ पारित किया और यहाँ पे उसको लागू किया। लेकिन जो 1949 के बाद जो अपना संविधान लागू हुआ, जो बना, उसमें प्रभुता संपन्न जो अपनी संविधान सभा थी, उसने अपने चर्चा पर चर्चा करके उसको फाइनल रूप दिया, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ये लेनी है कि कैसे कैसे जो पिछली 2 शताब्दियों में जो एक्ट्स आए, चार्टर्स बने, जो भी घटनाएं हुई, उनको एक नज़र हम इस पे डालते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं, जिससे हमारी एक समझ विकसित हो सकेगी कि किस तरीके से कैसे संविधान बना, फाइनली क्या क्या चीज़ें हुई। देखिए, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई। 1600 एडी में एक चार्टर, ब्रिटिश की महारानी ने एक चार्टर जारी किया, ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट में उसको व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो वो 1600 ईस्वी में वो बना, ठीक। वो ऐतिहासिक एक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके बाद एक राजलेख, जिसको चार्टर एक्ट भी बोलते हैं, चार्टर बोल सकते हैं आप, राजलेख 1726 में आया, ठीक है। फिर 1773 में, 1726 के बाद आपको पता है कि यहाँ जब अंग्रेज आ गए 1600 में, 17वीं शताब्दी में जब यहाँ अंग्रेज आए, उन्होंने धीरे धीरे अपना यहाँ पे पैर जमाना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर पहले बिजनेस किया, फिर धीरे धीरे यहाँ पर छोटे छोटे क्षेत्रों पे अपना अधिकार किया। उसके बाद कैसे कैसे यहाँ के राजाओं, यहाँ की जो ये राज्य थे, उनको अपने अधिकार में लिया, चाहे वो किसी भी रूप में, कैसे भी करके, छल बल दल सबका इस्तेमाल करके उन्होंने यहाँ पे अपना राज्य स्थापित कर लिया। जो मेन लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, उनमें से जिसकी प्रमुखता, जो कहते हैं कि ब्रिटिश का यहाँ पे राज्य स्थापित हुआ, उसमें मुख्य रूप से एक तो आपको पता होगा प्लासी का युद्ध 1757 का हुआ, ठीक। उसके बाद बक्सर का युद्ध 1757 में जो हार मिली, उसके बाद 1764 में उसी अपने ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने यहाँ पे एकदम से अपना जो है पाँव जमा लिया यहाँ पे। उसके बाद
1764 से लेकर के 1772 तक या 73 तक कह सकते हैं, जब तक कि ये रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आया था, तब तक इन्होंने खूब धमा चौकड़ी मचाई, यहाँ पे आतंक मचा के रखा, यहाँ पे लूट मचा के रखी, क्या क्या नहीं किया इन्होंने। ठीक है, तो उसके बाद जब इस चीज़ की जानकारी ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगी, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, इनको हमने भेजा तो था व्यापार करने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाकर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे की जिससे कि लोगों के जो लोगों का शोषण बहुत बढ़ गया था। तो वहाँ की ब्रिटिश पार्लियामेंट में सोचा कि क्यों ना इनको हम रेगुलेट करें, इनको विनियमित करें। ठीक है, कुछ नियम कानून बनाए, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ 1773 में। ठीक है, उसके बाद एक एक्ट आया था 1781 में, कुछ उसमें संशोधन किए गए थे, जो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ नए प्रावधान जोड़े गए थे, तो वो उसको संशोधनात्मक एक्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये प्री के क्वेश्चन में बन सकता है कि संशोधनात्मक एक्ट किसे कहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा प्री के लिए, ध्यान रखिएगा। तो संशोधनात्मक एक्ट 1781 का है। पिट्स इंडिया एक्ट आया उसके बाद 1784 में, फिर उसके बाद चार्टर चार्टर एक्ट आए। चार्टर एक्ट देखा जाए तो चार कुल मिलाकर 1 2 3 4 चार चार्टर चार्टर एक्ट आए थे। ठीक है, जो कि 20-20 साल पे आए हुए थे। इनका एक मतलब वो चार्टर एक्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे 20 साल पहला जो चार्टर एक्ट आया वो 1793 में आया, तो 93 में इन्होंने क्या किया, उसको 20 साल इनका ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापार करने की अवधि थी उसको 20 साल के लिए और बढ़ा दिया 1813 में। फिर 1813 से फिर 1833, यहाँ पर एक छूट गया है, उसको यहाँ पे एक और डाल लीजिएगा आप लोग। 1833 का चार्टर एक्ट आया, उसके बाद फिर 1853। तो यहाँ तक कि ये चार्टर एक्ट थे। चार्टर एक्ट के बाद यहाँ पर इनकी जब आताताई इतनी बढ़ गई अंग्रेज़ों की, तो आपको पता होगा कि 1757 में विद्रोह हुआ। 1757 में विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह होने के बाद जब इनको पता चला कि ब्रिटिशर्स को थोड़ा सा इस बात का पता चला और वहाँ पता चला, उनकी आँख थोड़ी खुली, तो इनको लगा कि नहीं, यहाँ पर बिना भारतीयों को, यहाँ उनको बिना विश्वास में लिए हुए इनको बहुत अधिक तक इनके ऊपर राज नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी नीतियों में थोड़ा परिवर्तन किया। ठीक है, धीरे धीरे अपनी नीतियों में परिवर्तन शुरू किया, उसके हिसाब से फिर इन्होंने अपने चार्टर एक्ट्स और ये जो अधिनियम बनाए वहाँ पे पारित किए, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन किए। यहाँ पे अपने इन भारत के लोगों को उसमें शामिल करने के लिए कुछ न कुछ सुझाव दिए कि इनको भी शामिल किया जाए, इनकी शासन में भागीदारी बढ़ाई जाए धीरे धीरे। तो उसी के मद्देनज़र ये सब एक्ट्स पारित हुए। तो हमने देखा कि सबसे पहले 1600 एडी का रानी का राजलेख था, फिर उसके बाद 1726 का राजलेख आया, फिर 1773 का, फिर 1781 का संशोधनात्मक एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर 1773 का एक्ट आया, फिर चार्टर एक्ट की शुरुआत हुई। चार्टर एक्ट 4 आए हैं, ध्यान रखिएगा, 20-20 साल के गैप में। 1793 से स्टार्ट होते हैं, 1793, 1813, 1833, एक यहाँ पे नहीं है, छूट गया है, फिर 1853, फिर उसके बाद 1858। ये 1858, इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस एक्ट पूछ सकते हैं उसको, कि कहाँ पर एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस एक्ट कब आया था, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1861, फिर चार्टर एक्ट 1892, फिर मार्लिमेंटो सुधार 1919 का भारत शासन परिषद अधिनियम आया,
भारत परिषद अधिनियम 1909 आया, जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार क्यों? क्योंकि मार्ले इसमें, मार्ले और मिंटो, मिंटो यहाँ के वायसराय थे और मार्ले जो है भारत सचिव थे, भारत के सचिव थे, इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1919 में फिर भारत शासन अधिनियम आया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। सुधार, मार्ले मिंटो सुधार में आप एक चीज़ याद रखना आप लोग, वैसे तो हम इसको बहुत डीप में डिस्कस करेंगे, एक ऐसे ही बताता हूँ मैं आपको कि इसमें यहाँ से इन्होंने सांप्रदायिक जो सांप्रदायिकता की नींव कह सकते हैं कि यहीं से शुरुआत हो गई थी, क्योंकि इन्होंने अलग निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी थी मोहम्मडन्स के लिए, मुस्लिमों के लिए। तो यहाँ से सांप्रदायिकता की नींव पड़ी। इसलिए कभी कभी सवाल ये भी पूछा जाता है कि सांप्रदायिकता का जनक किसको कहा जाता है, तो मिंटो, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, जो अधिनियम आया था। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आपको आप ये आया। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव 1940 में, फिर क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन के बाद वेवल प्लान, ये थोड़ा इसमें मिक्स मतलब ऐसा लिखा हुआ है, मैं जो बोलता जा रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये डेट्स आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है ना, पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन, उसके बाद सी राजगोपालाचारी फार्मूला आया, फिर उसके बाद वेवल योजना, वेवल योजना के बाद, वेवल योजना के बाद ये देखिए यहाँ पे कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन में ही संविधान सभा का जो गठन करना था वहीं से शुरुआत होती है, कैबिनेट संविधान सभा का गठन शुरू होता है। उसके बाद फिर माउंटबेटन योजना 1947 में, और उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1947 में 18 जुलाई को ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया जाता है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू मैंने दिया है आपको। अगले उसमें आपको संविधान सभा से रिलेटेड फिर जितनी भी जानकारियां हैं, संविधान की का निर्माण कहाँ से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, वो नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपको बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्लास आपको जल्द ही मिलेगी, इसके आगे की जानकारी जो है उसमें दिया जाएगा आपको। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।